मेरा बेटा मेरे लिए एक नौकरानी लाया था जो बहुत कम उम्र थी और हमेशा खुद को एक बड़ी सी शॉल में ढक कर रखती, पर काम बहुत अच्छा करती थी। जब भी मेरी कमर में दर्द उठता तो वो हमेशा मेरी इतनी अच्छी मालिश करती कि मुझे बहुत आराम मिल जाता था। एक रात मेरे बेटे ने कहा, माँ कल सुबह आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, बहुत दिनों से आप हॉस्पिटल नहीं गई, तो चेकअप करवा लो। मैंने अपने बेटे को बताया कि तेरी लाई हुई नौकरानी हर रात मेरी कमर की मालिश करके सोती है, जिससे मुझे बहुत आराम मिलता है। भगवान जाने मेरे बेटे को क्या हुआ, उसके चेहरे की तो रंगत ही उड़ गई और वो भागता हुआ नौकरानी के पास गया और उसे घसीट कर बाहर ले आया। मेरी तो जान ही निकल गई ये देखकर कि वो तो। मेरा नाम निशा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 2 जवान बेटों की माँ भी हूँ। वैसे तो मैं गांव में रहती थी, पर शादी के बाद शहर आ गई अपने पति के साथ, क्योंकि उनकी नौकरी यहीं थी। हमारे 2 बेटे हुए जिनकी परवरिश हमने बड़े नाज और प्रेम से की थी। मेरे पति चाहते थे कि दोनों बेटों को विदेश में सेटल करवा देंगे, मगर बड़ा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरे बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और मेरे पास ही रह गया। और मेरा छोटा बेटा, वो तो हमेशा से ही मनमौजी था। अभी मेरे पति शहर से बाहर गए थे, अपने ऑफिस के किसी काम से विदेश गए हुए थे और उनका जाना भी जरूरी था। मैं और मेरा बड़ा बेटा घर पर ही रहते थे और छोटा आवारागर्दी करता रहता था। बड़ा बेटा घर से रोज यूनिवर्सिटी चला जाता था और शाम को अपने खुद के काम को सेट करने की कोशिश किया करता था। अक्सर बोलता था कि अगर मेरा काम यहाँ सेट नहीं हुआ तो पापा मुझे विदेश बुला लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले ही यहाँ छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूं ताकि मैं आपसे दूर ना जा सकूं। माँ, अपने बेटे का ऐसा प्यार देखकर मैं हमेशा खुश होती थी। जब भी मेरा बड़ा बेटा छोटे बेटे को समझाता था तो वो उससे हमेशा लड़ना शुरू कर दिया करता था। अक्सर बोलता था कि माँ तुझे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो उससे जलन महसूस करता था और उसके झगड़ों से तंग आकर एक दिन मैंने उस पर हाथ उठा ही दिया तो वो मुझसे भी नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। मैंने उससे बहुत बुलाया पर वो नहीं आया। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते थे। 2 लोगों का काम ही कितना होता है, और वैसे भी मैंने तो शुरू से ही घर के सारे काम खुद ही किए थे और कोई काम वाली नहीं रखी थी। मगर जब बेटा काम के सिलसिले में ज्यादा बिजी हो गया तो कहने लगा कि आप घर में एक नौकरानी रख लो। मैं हंसकर टाल दिया करती थी। अभी इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी कि घर के काम ना कर सकूं। मुझे लगता था कि मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन कीचड़ में पैर फिसल गया तो मेरी कमर में चोट आई और अब मैं काम करने लायक भी नहीं रही, बस बिस्तर पे ही रहती थी। मेरे बेटे को मेरी बहुत फिक्र थी, इसलिए एक दिन वो मेरे लिए एक नौकरानी लाया जिसने खुद को ढक कर रखा हुआ था। मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उसका चेहरा नजर नहीं आ सका। उम्र तो बहुत कम लग रही थी। मेरा बेटा कहने लगा कि ये मेरे दोस्त के घर भी काम करती है, उसी ने मेरे कहने पर इसको यहाँ भेजा है, ये आज से हमारे घर के सारे काम संभाल लेगी। मैंने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, मैं भी सोच ही रही थी कि कोई काम वाली रख लूं। मेरा बेटा कहने लगा, माँ इससे अपना कोई पर्सनल काम मत कराना, नहीं तो नौकर सर पे चढ़ जाते हैं। मैं आपके सारे काम खुद कर लिया करूंगा और आपको हॉस्पिटल भी चेकअप के लिए ले जाया करूंगा। आपके लिए मैंने कार भी ले ली है जो आपको ले जाया करेगी। मैं तो अपने लिए बेटे का इतना प्यार देख के बहुत खुश हो गई। और एक मेरा छोटा बेटा था जिसको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मेरे बेटे ने मेरे लिए एक नर्स भी रख दी थी जो रोज आती थी। एक दिन मेरी कमर में बहुत तेज दर्द था, उस दिन वो नर्स भी नहीं आई थी। मैंने बेटे को फोन करके बुलाना चाहा, मगर उसका नंबर भी बंद आ रहा था। तकलीफ की वजह से मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी नौकरानी यानी कि रज्जो मेरे कमरे में खाना देने आई तो मेरी हालत देखकर कहने लगी, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। उसने इतनी अच्छी मालिश की कि मुझे बहुत सुकून मिला और बहुत समय बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी। नर्स के आने से तो मेरी सेहत पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन रज्जो की मालिश की वजह से मेरी तबीयत अब अच्छी होने लगी थी। पर हमेशा मालिश करने के बाद वो कहती कि मालकिन अपने बेटे को मत बताइएगा कि मैं आपकी मालिश कर रही हूँ, वरना वो गुस्सा करेंगे, जो मुझे बहुत अजीब भी लगता था। मेरे बेटे को वैसे भी आजकल घर आने का वक्त कम ही मिल रहा था, वो अपने बिजनेस को वक्त दे रहा था। लेकिन क्योंकि उसने मुझे पर्सनल काम करने को मना किया था तो मैंने भी उसे बताया नहीं। अब जब भी मुझे कमर में दर्द होता, रज्जो भाग कर आती और मेरी कमर की मालिश कर देती थी। अब तो मुझे अस्पताल और दवाइयां खाने की भी जरूरत नहीं रही थी। दिन अच्छे से निकल रहे थे और मैं तेजी से ठीक भी हो रही थी। और ये सारा कमाल रज्जो की मालिश का था।
बड़े दिनों से मेरा बड़ा बेटा घर नहीं आया था और मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही थी, पर उसी दिन छोटा बेटा मिलने चला आया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने मेरा हालचाल बड़े अच्छे तरीके से पूछा। जाते हुए कहने लगा कि भैया को मत बताइएगा कि मैं मिलने आया हूँ। मैंने हैरानी से देखा, मगर क्यों? वो कहने लगा, अभी वजह नहीं बता सकता, मगर आप वादा करो माँ कि आप उसको नहीं बताएंगे। पता नहीं उन दोनों भाइयों के बीच क्या चल रहा था कि बड़ा बेटा भी उससे बात छुपाने को कहता था। 2 दिन बाद बड़ा बेटा भी घर आया तो उस वक्त रज्जो मेरी मालिश कर रही थी। उसने अचानक कमरे का दरवाजा खोला तो रज्जो को देखकर कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मेरे मुंह से निकलता कि मेरी मालिश कर रही है, वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, साहब जी कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस मालकिन की कमर में खुजली हो रही थी और उनका हाथ नहीं जा रहा था, बस वही कर रही थी। ये बात सुनकर मेरे बड़े बेटे के चेहरे पर तसल्ली सी दिखी। कहने लगा कि शुक्र है, मैं तो डर ही गया था कि कहीं आप उससे अपनी मालिश नहीं करवा रही हो। मैंने कहा, बेटा तुम इस लड़की से क्या परेशानी है? अच्छी तो है, हर काम भाग भाग कर और वक्त से कर देती है, और वो नर्स तो कामचोर है। एक दिन आती है तो 2 दिन छुट्टी ले लेती है। उसे रहने दो, अब मत बुला। मैं अभी थोड़ा सा ठीक हुई थी, पर मैंने सोचा जब पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी तो बेटे को सरप्राइज दूंगी। कुछ दिनों में ही मैं चलने फिरने भी लग गई थी। रजो रोज रात को पूरा 1 घंटा मेरी मालिश करती थी। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो हर वक्त अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके चेहरे को आखिर ऐसा क्या हुआ है? एक दिन तो मैंने पूछ ही लिया कि तुम अपना चेहरा क्यों छुपाती हो, कम से कम मेरे सामने तो अपना चेहरा खोल सकती हो। वो घबरा गई और कहने लगी, मेरा चेहरा देखने के काबिल नहीं है, आप देख नहीं पाएंगी। उसकी बात से मैंने अंदाजा लगाया कि बेचारी के साथ जरूर कोई हादसा हुआ है और चेहरा जल गया होगा। उस दिन के बाद मैंने उसे चेहरा दिखाने पर कभी कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों में मेरा छोटा बेटा मिलने आया। जब वो जाने लगा तो मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों नहीं रह जाते? अब बस कर दो खत्म ये नाराजगी। कहने लगा, अच्छा मैं सोचूंगा। मैं उसे नीचे तक छोड़ने नहीं जा सकती थी तो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई ताकि उसे जाता देख सकूं। जाते हुए उसने रुककर रज्जो से बात की थी और उसको कोई चीज भी हाथ में पकड़ाई। इतनी दूर से मुझे नजर नहीं आया कि उसने रज्जो को क्या दिया है। उसके जाने के बाद मैंने रज्जो को बुलाया और पूछा, मेरा बेटा तुझसे क्या बात कर रहा था और उसने तुझे क्या दिया है? वो कहने लगी कि वो मुझे आपका ख्याल रखने को कह रहे थे और जाते हुए कुछ पैसे दिए हैं ताकि मैं दिल से आपकी सेवा कर सकूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। दिल गवाही नहीं दे रहा था, लग रहा था कि बात कुछ और है। सारी रात मैं बेचैन होकर सोचती रही, मगर फिर खुद को तसल्ली दी कि उसने जो भी कहा है उसके अलावा भला और बात हो भी क्या सकती है। बेटे को मेरी फिक्र होगी इसलिए रज्जो से ख्याल रखने को कहा होगा। अगले दिन बड़ा बेटा घर आया तो मेरे कमरे में आकर कहने लगा कि माँ आप सुबह तैयार हो जाइएगा, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। बड़े दिनों से आपका चेकअप नहीं हुआ है, मुझे टेंशन भी हो रही है कि कमर का दर्द खत्म हुआ भी है या नहीं। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, अरे बेटा कमर का दर्द तो कब का खत्म हो गया। तेरी लाई हुई नौकरानी मेरी कमर की रोज ऐसी मालिश करती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, उठकर चल फिर भी सकती हूँ। बोलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि ये सुनते ही मेरे बेटे के चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। कहने लगा कि आपने क्या किया? मैंने आपको मना किया था ना कि ऐसी नौकरानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं अभी पूछता हूँ। वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और मैं पछताने लगी कि मैंने क्यों बताया उसे। अब बेचारी रज्जो की शामत आ जाएगी। मेरा बेटा उसे घसीटते हुए कमरे में लाया और कहने लगा, बताओ किसने तुम्हें भेजा है, किसकी साजिश से तुम यहाँ आई हो? मैंने घबराकर कहा, क्या कह रहे हो? वो क्यों साजिश से आएगी? कहने लगा, ये तो उसके चेहरे से नकाब हटाकर ही मालूम होगा कि कौन है। ये कहते ही मेरे बेटे ने एकदम उसके चेहरे से नकाब खींचकर उतार दिया। उसका चेहरा देखते ही मेरी तो जान ही निकल गई। वो तो मेरा ही खून थी, मेरे भाई की बेटी और मेरी सगी भतीजी रूही। मैं उसे देखकर दंग रह गई। तुम यहाँ? मेरा बेटा कहने लगा, देखा आपके अपने ही आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया कि जाकर आपको अपाहिज कर दे, सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए। बात यह है कि कुछ दिन पहले मेरे भाई ने एक रिश्ता बताया था, पर क्योंकि वो मेरे बड़े बेटे को पसंद नहीं थी तो मैंने भी मना कर दिया। इतने में रूही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। बोलती, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पापा के कहने पर नहीं आई हूँ, मैं तो आपके छोटे बेटे के कहने पर आपका ख्याल रखने आई थी। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसको लाया मेरा बड़ा बेटा और आई छोटे बेटे के कहने पर है।
इतने में मेरा बड़ा बेटा बोलता कि देख लिया ये सब क्या हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपका भाई और आपका छोटा बेटा साजिश कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर आपको बीमार करना चाहते हैं ताकि आपके हिस्से की प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। मैंने चिल्लाकर कहा, बस करो तुम दोनों मेरे कमरे से जाओ, मेरे सिर में दर्द होने लग गया है। बेटा कहने लगा, मैं रुक जाता हूँ, आपका सर दबाता हूँ। मैंने उसे भी जाने को कहकर कमरा लॉक कर लिया। किस्सा कुछ यूं था कि हम 3 भाई बहन थे, 2 बहनें और 1 भाई। मेरे पिताजी ने मरने से पहले ही कहा था कि उनकी जायदाद हम तीनों में बराबर बटेगी। मुझे अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि मेरी बीमारी का इन सबसे क्या लेना देना है। बड़ा बेटा तो मेरा बहुत ख्याल रखता ही था और छोटा बेटा थोड़ा अड़ियल था, पर मैं उसके प्यार पर शक नहीं कर सकती थी। वैसे भी मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी तो इन दोनों में बराबर बंटनी थी। फिर ये सब क्यों? और इन सब से मेरे भाई का क्या फायदा है? और रूही यहाँ मुंह ढककर नौकरानी बनकर क्यों रह रही है? वो तो मेरी भतीजी है, वो ऐसे भी मेरा ख्याल रखने आ सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत है और क्या सही। मैंने यही फैसला किया कि मुझे अब कुछ हालात के ऊपर छोड़ देना होगा। थोड़ी देर में ही मेरा बेटा आया और कहता कि माँ मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ, अब चलो आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ चेकअप के लिए। जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने भी आपकी कमर की मालिश की है वो बहुत अच्छे से की है, वरना आप तो बिस्तर ही पकड़ने वाली थी। फिजियोथेरेपिस्ट से बात करने के बाद मेरा बेटा मुझे टेस्ट करवाने ले गया, क्योंकि वो अपनी पूरी तसल्ली करना चाहता था। तो उसने खून के सैंपल भी दिए। जब घर आई तो रूही अपना सामान पैक कर रही थी। मैंने कहा, जब तक सच सामने नहीं आता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तो वो रोते हुए कहने लगी कि आप भी मुझ पर शक कर रही हैं। मैंने कहा, मैं किसी पर शक नहीं कर रही, मगर मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। अगले दिन मेरा बेटा ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेके आया और बोला, डॉक्टर ने कहा है कि आपको खाने में कुछ गलत दिया जा रहा है। अब शक की सुई रूही पे थी। उसी टाइम रूही वहां आ गई और बोली कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ये खाना मैं खा लेती हूँ। फिर तो शक का कोई सवाल ही नहीं था। मैं तुरंत अपने छोटे बेटे को फोन किया और कहा घर आने। कहने लगा, भाई ने निकाल दिया है, अब मैं घर कैसे आ सकता हूँ? मैंने कहा, वो कौन होता है घर से निकालने वाला? ये मेरा घर है, तुम आओ फौरन। वो कुछ कहते कहते रुक गया, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरे साथ ये दोनों भाई मिलकर कुछ गेम खेल रहे हैं। अगले दिन मैंने खिड़की से रूही को बाहर जाते देखा। मैं भी जल्दी से नीचे आई और उसके पीछे पीछे चलने लगी ताकि देख सकूं कि वो किससे मिलने जा रही है। घर से थोड़ी ही दूरी पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ था। रूही भी उसी गाड़ी में बैठ गई। मैंने भी पीछे से आता रिक्शा जल्दी से रोका और उसका पीछा करने को कहा। ये सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रुकी तो देखा कि ये दोनों किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए थे और कुछ बात कर रहे थे। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। बोझे दिल से मैं घर वापस आ गई और घर आकर मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि बड़ा बेटा आ गया। मेरे पांव दबाने लगा। तभी रूही और मेरा छोटा बेटा भी आ गए और वो बोलने लगा कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपकी इतनी सेवा क्यों करते हैं। बल्कि सिर्फ यही क्यों, शुरू से बताता हूँ। ये कहानी तब शुरू होती है जब भाई ने यूनिवर्सिटी में गलत लोगों से दोस्ती कर ली थी और गैर कानूनी कामों में भी फंस गए थे। वहीं इनकी दोस्ती एक लड़की से हुई जिसपे ये दोनों हाथों से पैसा लौटा रहे थे। जब मुझे इस बारे में पता चला तो ये मुझसे भी झगड़ने लगे। उस लड़की की फरमाइश थी कि तुम्हारे नाम पर तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम मुझे चाहते हो तो कम से कम अपना घर तो अपने नाम कर ही लो। इन्होंने उसी टाइम कागजात तैयार करके आपसे बहाने से साइन भी करवा लिए। कारोबार करने के बहाने ये सारा दिन सारी रात उस लड़की के साथ घूमते। मैं आपको बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए चला गया। फिर बात चली प्रॉपर्टी की। इसी दौरान आप गिर गई और बिस्तर पर आ गई तो इन्होंने अपने एक दोस्त को एक नौकरानी लाने को कहा जिसके हाथों ये आपको हर रोज कोई गलत दवाई दे रहे थे जिससे आप मर जाओ, ताकि आपको मिलने वाली सारी रकम खुद हथिया लें और आपको ये लगे कि आपकी बहुत सेवा करता है। मगर ये चाहता ही नहीं था कि आप ठीक हो जाओ, इसलिए उसने सोचा कि नौकरानी के जरिए आपको गलत दवा देता रहेगा। मगर जब मुझे खबर हुई तो मैंने रूही को उसकी जगह भेष बदलकर यहाँ भेज दिया ताकि आपका ख्याल रख सके। रूही सारी दवाइयां फेंक देती थी जो भाई उसे देता था कि माँ को खिला देना। इस सारी प्लानिंग के पीछे ये खुद है। दौलत और जायदाद के चक्कर में ये आपको नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूका। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने अपनी सारी उम्र अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में बिता दी, लेकिन सिर्फ दौलत के लालच में ये इतना कैसे गिर सकता था।
हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, पर उस पर चलना और नहीं चलना वो इन्हीं के ऊपर है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।